सभी पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित मीडिया के जितने बंधु हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सबरंग अवार्ड के जो हमारे संस्थापक हैं कुलदीप श्रीवास्तव जी और हमारे मुकेश भैया, जिन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और हम लोगों का जो सपना था उसे साकार करने में हमारी बड़ी मदद की। और साथ में उपस्थित हैं भोजपुरी फिल्म की ड्रीम गर्ल आम्रपाली दुबे जी। आज के अवसर पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे हर किसी का सपना होता है कि वो अपने घर के आसपास कुछ ऐसा रोजगार उसे मिले जिसमें उसकी रुचि हो और उसे अपने घर से काफी दूर न जाना पड़े, पर मेरी रुचि जिस फील्ड में थी, फिल्मों में, उसमें काम करने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैंने मुंबई जाके काम किया और बहुत सारी फिल्मों में अभिनय करने के बाद जब, जैसा कि मनोज भैया ने बताया, मैंने फिल्में बनानी भी शुरू की, तो हर बार मन में एक ही बात आती थी कि कब वो दिन आएगा जब हमारी इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में स्थापित हो जाएगी और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाले कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको अपने ही प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री मिल जाएगी। और इस सपना को साकार करने में उत्तर प्रदेश के पूज्यनीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और लॉकडाउन के दौरान जब पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, फिल्में बननी बंद हो चुकी थी, तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, पूज्यनीय महाराज जी आए मुंबई में। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और फिल्म के सभी निर्माताओं को और उससे जुड़े सभी लोगों को बुला करके उन्होंने कहा कि आप लोग उत्तर प्रदेश में शूटिंग कीजिए, जितनी सुविधा आपको चाहिए, जो भी आपको सहयोग चाहिए वो सरकार करेगी। तो वो सपना हम लोगों का साकार हो गया और आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भोजपुरी की 100% फिल्में उत्तर प्रदेश में ही बन रही है। मतलब आज एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो उत्तर प्रदेश के बाहर बन रही हो। नॉर्मली बाकी प्रदेशों में हम शूट करते थे, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती थी, बहुत कम होती थी, इक्का दुक्का होती थी। तो जब बात आई सबरंग अवार्ड की, तो सबने यही कहा कि जब उत्तर प्रदेश ने हमारी फिल्मों को एक नया जीवन दे दिया, उन सभी टेक्नीशियन को, उन सभी कलाकारों को एक बार फिर से काम करने का मौका दे दिया। और सब लोग जो है, जब एक फिल्म बनती है तो लगभग 150 व्यक्ति ऐसे जुड़े होते हैं जिनके हजारों परिवार के लोगों की रोजी रोटी चलनी शुरू हो जाती है। आज कम से कम 15 से 20 फिल्में उत्तर प्रदेश में ही बन रही है, कुछ प्रयागराज में, कुछ वाराणसी में, कुछ प्रतापगढ़ में। मैं कल से एक फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ बांदा में। आम्रपाली दुबे जी ने आज ही एक फिल्म कंप्लीट किया है प्रयागराज में। तो इस तरह से जितनी भी फिल्में यहाँ बन रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो जब अवार्ड की बात आई तो हम लोगों ने यही कहा कि अवार्ड वो फंक्शन है जहां हम जश्न मनाते हैं, जहां हम सम्मान देते हैं, जहां हम उत्साह वर्धन करते हैं। तो जहां हमारी फिल्में बन रही है, हमारा ये जश्न भी उसी धरती पे होना चाहिए, उसी मिट्टी पे होना चाहिए। तो हमारे आयोजकों ने ये निर्णय लिया कि लखनऊ के भर्ती में ही 13 तारीख को ये अवार्ड किया जाएगा। उसमें पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री शामिल होगी, साथ में हिंदी के भी कुछ कलाकार सहयोग देने के लिए उपस्थित रहेंगे। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप सब भी अपना आशीर्वाद प्यार देने के लिए उपस्थित होइएगा, क्योंकि भोजपुरी ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के लिए एक नया जो स्तंभ के रूप में ये इंडस्ट्री स्थापित होने जा रही है यहाँ। तो आप सब लोग अपना सहयोग दें ताकि भोजपुरी के साथ साथ अवधी है, मगही है, सारी भाषा की फिल्मों को जो है एक नई शुरुआत मिल सके।
और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार हमेशा रहा है भोजपुरी के साथ में, तो ये प्यार ऐसे ही बना के रखें। और आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम लोग 13 तारीख को, और उस दिन सिर्फ बातें नहीं होगी, काफी मनोरंजन भी होगा, सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति भी देंगे। तो हम लोग यही निवेदन करेंगे कि आप लोग उस दिन अपनी उपस्थिति जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। निश्चित रूप से जो दिनेश भाई ने जो बात कही कि उनका खुद का और आम्रपाली जी का जो है भोजपुरी सिनेमा को एक बड़ा योगदान रहा है। अब इस जो आप लोगों का जो प्रयास है उसको औद्योगिक संगठनों को जोड़ने से आपको एक बील मिलता है। जो सरकार का प्रयास है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो प्रयास है, उसको हम आगे कैसे लेते हैं। देखिए, पैंडेमिक की मार भी इंडस्ट्री को पड़ी है। बहुत सारे जो लोक नृत्य कलाकार हैं, जो लोकगीतों के हैं, जो स्टेज के रंगमंच के कलाकार हैं, उनके सामने आजीविका का एक बड़ा संकट है। तो इस तरह के जब हम उत्तर प्रदेश में वापस भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाने की बात करें, जिस जगह पर जितना आप लोगों ने स्टैब्लिश किया है औद्योगिक संगठनों के जुड़ने से, उनको जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो उनको इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिलता है। क्योंकि बगैर आर्थिक जो वायबिलिटी है, कमर्शियल जो वायबिलिटी है किसी भी निर्माण को लेकर के, वो सब चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में अब वो जमाना हिंदी सिनेमा का धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएगा कि 100 करोड़ बजट की फिल्म बनाई, 50 करोड़ की बनाई। छोटे बजट की फिल्मों से ना हमारी लोकल इकोनॉमी भी बढ़ती है। रायबरेली, प्रयागराज, अभी दिनेश भाई ने बताया कि आम्रपाली जी ने आज ही एक शूटिंग कंप्लीट किया है। तो लोकल इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाना है। फिल्म सिटी का जो उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, अगर उसमें उसको आगे बढ़ाना है तो भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बगैर काम के कोई इंडस्ट्री वायबल नहीं बनती है। तो कम पैसे में ससुरा बड़ा पैसा वाला एक बड़ा एग्जाम्पल उस फिल्म ने साइड किया कि 40-50 लाख की फिल्म ने 15 करोड़ का व्यवसाय किया। और ऐसी बहुत सारी फिल्में, इवन हिंदी फिल्में जो है, चाहे वो गोदान रही हो, चाहे वो गंगा जमुना रही हो, उसमें अवधी और भोजपुरी डायलेक्ट उसमें हम लोगों ने देखा है। जब हर स्टेट अपनी अपनी लोकल भाषा को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी ये कर्तव्य और फर्ज है। और मैं आप लोगों से ये सहयोग मांगता हूँ, सभी पत्रकारों, सभी बड़े अखबार यहाँ पे बैठे हुए, मैं आप सबसे सहयोग मांगता हूँ कि इस बात को आप भी दिक्कत करके आगे बढ़ाएं कि किस तरीके से भोजपुरी सिनेमा फिल्म सिटी को कंट्रीब्यूट कर सकती है, किस तरीके से भोजपुरी सिनेमा को अगर उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाती है तो कैसे हमारी जो आर्थिक यूपी की जो जीडीपी में है उसमें फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा एक पहलू होता है फिल्म इंड्यूस टूरिज्म का। फिल्मों पर आधारित पर्यटन है। लोकल फिल्में जब शूट होगी तो गंगा जमुना तहजीब है, बहुत सारे अर्धगंगा को, गंगा जी को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, तो जो सांस्कृतिक बढ़ावा जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन को और जो सांस्कृतिक बढ़ावा दे सकती है वो हिंदी फिल्मों से ज्यादा वो दे सकते हैं। बट उन्हें हिंदी फिल्मों से ज्यादा भोजपुरी फिल्में देखी है। कुछ दिन पहले हमने दिनेश जी को आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने एक बात और उठाई थी कि जो ऑब्सोलीट कंटेंट है भोजपुरी फिल्मों में, जो एक क्रिटिसिज्म आता है कि ऑब्सोलीट कंटेंट है जिसको बच्चे और परिवार के साथ नहीं देख सकते, डबल मीनिंग के बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, उनको भी दिनेश भाई ने ये मिशन तरीके से दिया है कि धीरे धीरे उस कंटेंट को भी भोजपुरी सिनेमा इंप्रूव करेगी ताकि ओटीटी पे जब कोई फिल्में आती है तो उसको परिवार के साथ आप देखने से। मैं आम्रपाली जी जो हमारी भोजपुरी सिनेमा के स्तंभ है, ड्रीम गर्ल है, सुपरस्टार है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि भोजपुरी सिनेमा का आगे का क्या रास्ता रोड मैप होना चाहिए, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उसमें अपना सहयोग दे, कैसे औद्योगिक संगठन सहयोग दे और कैसे समाज से वो क्या अपेक्षा करें। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे बड़ा सहयोग तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया है, क्योंकि जब यहाँ पर सब्सिडीज मिल रही है फिल्मों को और यहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स को फिल्मों में काम करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो आई थिंक ये सबसे अच्छी शुरुआत है। क्योंकि इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारी प्रतिभाशाली लड़कियाँ हैं हमारे स्टेट में जो चाहती हैं कि वो एक्टिंग करें और सिंगिंग करें और फिल्म से रिलेटेड हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी अड़चन यही होती थी कि उन्हें अपना घर छोड़ के मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में जाके ऑडिशंस करने पड़ते थे और वहाँ पे जाके शूटिंग्स करनी पड़ती थी। और ये चीज़ बहुत सारे परिवार अलाउ नहीं करते थे।
लेकिन आज जब फिल्में यहीं बन रही है, खुद उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो उन लड़कियों के साथ उनके परिवार वाले बस उनको इस जिले से उस जिले में जाकर शूटिंग करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। और ऐसे ही धीरे धीरे जब ये चीज़ें और बढ़ेंगी तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इस वजह से हम लोकल टैलेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेस दे पाएंगे। और जब नए नए टैलेंट हमारी इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो अपने आप हमारी इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी। सो आई थिंक ये जो सबसे पहला कदम है सब्सिडी वाला और फिल्मों को रिकग्नाइज करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब मैं आती हूँ सबरंग अवार्ड पे। जब हम फिल्में शूट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ऑब्वियसली ऑडियंस को तो फिल्म अच्छी लगेगी ही लगेगी, पर हमारा काम जब क्रिटिक्स देखेंगे और उसे एक्नॉलेज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। तो इस पैंडेमिक ने बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों से छीनी थी, बहुत हौसला भी छीना था हमारा, लेकिन अब फिर जब दोनों साल के अवार्ड्स एक साथ हो रहे हैं और हम सब की सारे आर्टिस्टों की बहुत सारी फिल्म्स नॉमिनेटेड हैं, तो फिर हम आर्टिस्टों के बीच, हम टेक्नीशियंस के बीच, हम सबके बीच बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हमारे काम को सराहा जाएगा और हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सबरंग अवार्ड्स और मैं आप सबसे मिलती हूँ 13 तारीख को। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आम्रपाली जी, आप खुद महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म को रोज फेस करती है, उसमें बीइंग अ लेडी, एक महिला होने के नाते आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। आपने खुद बताया कि लोकेशनल डिसएडवांटेज होता है, यहाँ से जाकर के अपना घर छोड़ करके बाहर शूट करना, तो एक बड़ा संघर्ष होता है जिसमें आप स्टैब्लिश करती है। तो ऐसी अवार्ड सेरेमनीज जो है, जो भोजपुरी पंचायत कर रही है, कुलदीप जी और हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको प्रेरणा मिलती है उससे काम करने के लिए। बहुत सारे लोग इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, बट क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, आपको उसको सार्थकता पे देखनी है कि पैंडेमिक से जो इंडस्ट्री नीचे गई है, जिसमें बिजनेस नीचे गया है, अगर आप टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अगर आप उनके अभिनय को नहीं सराहेंगे, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो फिर सब्सिडी की जो बात है, सब्सिडी देना गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सार्थक निर्णय होता है, क्योंकि अगर कोई आर्थिक प्रायोरिटी नहीं होगी, अगर आर्थिक सहयोग अगर सरकारें नहीं देती है, तो उस स्थिति में जो है थोड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने एक बड़ा संकट आता है। तो मैं इस बात की भी सराहना करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्होंने अच्छी फिल्म पॉलिसी बना रखी है जिसमें प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी मिलती है। दूसरी एक बात और है कि जो भोजपुरी सिनेमा के जो ऐसे स्टार्स हैं, चाहे वो निरहुआ जी हैं, रविकिशन जी हैं, आम्रपाली जी हैं, अंजना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इनकी फिल्मों को नॉमिनेट करना चाहिए बड़े अवार्ड्स में, नेशनल अवार्ड्स में भी, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा को जब तक हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे, ये अवार्ड सेरेमनी हमारा एक छोटा सा प्रयास है कार्यक्रम में, जिसमें मैं पूरे लखनऊ के सम्मानित मीडिया से मैं सहयोग मांगता हूं कि अगर आप लगातार इस बात को लिखेंगे कि कैसे आर्थिक दृष्टिकोण से और कैसे उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए फिल्म इंडस्ट्री में वो भी भोजपुरी को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। भोजपुरी के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो उस दिन भी यहाँ पर आएंगे, निरहुआ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनका आम्रपाली जी का, मनोज सिंह टाइगर जी का, कि वो स्वयं यहाँ पर इस बात को बताने के लिए आए कि सबरंग अवार्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो प्रेरणादायक होगा इंडस्ट्री को, कैसे पैंडेमिक के बाद इंडस्ट्री खड़ी होगी और मनोरंजन भी होगा उसके साथ साथ। तो यदि आपके कोई सवाल है तो आप ले सकते। सवाल आपसे है कि सबरंग नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या वजह थी, और 13 तारीख को आप अवार्ड घोषित कर रहे हैं, डेट ये चुनने की क्या? एक्चुअली सबरंग अवार्ड तो हमारी जो भोजपुरी पंचायत आयोजक है, उनकी मैगजीन है, उन लोगों ने ये सबरंग अवार्ड चुना था, जिसमें सारे रंग 9 रस हैं, जिसमें सब रंग समाहित है, इसीलिए उन्होंने सबरंग नाम। और 13 तारीख की जहां तक बात है, तो 13 तारीख का जो हमारे आयोजन ने डेट रखा, वो शायद 13 तारीख की, मेरा क्या चक्कर था, आप बताएंगे ज्यादा अच्छा। कोई 13 तारीख रखने के पीछे कोई ऐसा खास मंशा नहीं थी। सबकी डेट, हमारे सारे स्टारों की डेट, सारे कलाकारों की डेट, सब तो शूटिंग में बिजी रहते हैं, तो सबको मैनेज करते करते पता लगा कि 13 को ही सबकी डेट मैनेज हो रही है, तो फिर 13 को आयोजन। 13 को बैसाखी होती है और 13 को नवरात्र भी शुरू है। देखिए सर, ये इत्तेफाक है, ये हम लोगों ने शायद सोच के नहीं किया होगा, लेकिन भगवान की महिमा कुछ है। लेकिन हाँ, एक चीज होगा कि ये भोजपुरी जो है
सुनहरा 58 साल पूरा हो रहा है सर इस बार। और ये जो है भारतीय सिनेमा का भारतीय भोजपुरी सिनेमा का 58 साल पूरा हो रहा है, और ये इस बार राम जन्मभूमि को समर्पित है समरंग अवार्ड से। इसके अलावा एक बात भूल गया था आपको बताने सर, 13 तारीख को 4 से 6 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें फिल्म बंधु के लोग और इन सब चीजों पर चर्चा होगी कि भोजपुरी सिनेमा और सरकार के बीच की क्या रणनीति है, और 6 से और 12 बजे तक लगभग हमारा अवार्ड होगा। जी सर, आगे अगर पूछना है तो हमारे मनोज जी की बात को थोड़ा संशोधित कर दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं जो किसी फिल्म निर्माण में, तो एक 45 मिनट की चर्चा होगी वहीं पर उसी कार्यक्रम स्तर पर, जिसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिल्मों को भोजपुरी फिल्मों को बढ़ाया जाए उसको लेकर के छोटी सी कॉन्फ्रेंस भी उसमें हम लोगों ने रखा, और उसके तुरंत बाद जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा। जिस तरह से लग रहा है कि ये कोरोना बढ़ रहा है तो 13 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, जहां तक कोरोना की ये आम वायरस की तरीके से इसको हम लोगों ने माना है। जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स, जो भी नियम जो फॉलो करना चाहिए उसको ऑर्गेनाइजर्स पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन चूंकि अब कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आपको आजीविका भी देखनी है, प्रोग्राम भी करने हैं, तो नियमों के तहत कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन न हो, लेकिन कार्यक्रम होते रहेंगे। कितने लोगों को आमंत्रित करेंगे आप? जो उस समय 13 तारीख से पहले जो लेटेस्ट गाइडलाइन होगी और जो सरकार निर्धारित करेगी, हम लोग कोशिश करेंगे निर्धारण संख्या से भी 10-15% नीचे इन्वाइट करें। और ये चूंकि टिकट शो नहीं है तो निर्धारण करना ऑर्गेनाइजर्स के हाथ में बाय इन्विटेशन है, बाय नेम इन्विटेशन है, तो जो सरकार संख्या निर्धारित करेगी उससे 10% नीचे। ये सवाल है आपसे, जब से आपने राजनीति ज्वाइन की है और आप अपने आप को एक राजनीतिज्ञ के तौर पर फिल्मों में भी एक पार्टी का प्रमोशन करते हुए आते हैं, गानों में भी पार्टी का प्रमोशन करते हैं, क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा किनारे नहीं रहना चाहिए? जब आप राजनेता होते हैं तो राजनेता रहिए, अभिनेता है तो अभिनेता रहिए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, पर मुझे लगता है कि जिस गाने को सुन के आपने सवाल किया है वो गाना होली का गाना है, और उसमें उस गाने का नाम ही था बुरा न मानो होली है, और उसमें कहीं भी मैंने बीजेपी का प्रचार नहीं किया है, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर जो कटाक्ष करते हैं लोग, जिनको लगता है कि मेरा राजनीति में आना सही नहीं है, तो मैंने उनकी ही बातों को रखा है कि वो क्या कहना चाहते हैं मेरे राजनीति में आने को लेकर के। और वो सिर्फ एक फन था, एक होली का गाना था, मजेदारी के लिए था, उसमें कोई पार्टी के प्रचार की बात नहीं थी, और मैंने उसमें कहीं भी किसी एक पार्टी का नहीं, आप देखेंगे तो उसमें सभी पार्टी का जयकारा लगा है, सभी पार्टी का झंडा है, सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने पार्टी के प्रचार का उसमें कोई काम ऐसा किया। सवाल है आपसे, आप उसी गाने को गाते हैं और कहते हैं कि अखिलेश जी अब भैंस कराएंगे, और आप सर सवाल पूरा सुन लीजिएगा जी। आपकी पार्टी के हुकुमगंज से बिहार से सांसद हैं, और वहाँ पे जो बिहार में पहले के जो नारे लगते रहे जातिगत चीजों को लेकर के, उस पर वो संसद में बोलते हैं और उसका विरोध करते हैं, लेकिन आप फिर कहते हैं कि अखिलेश यादव जब हारेंगे तो भैंस ही चलाएंगे, तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि जातिगत टिप्पणी है? और आप इसको लेकर के हमेशा से मुकर रहे हैं, जब आप पार्टी ज्वाइन की है भाजपा तो आपने यही कहा कि वहाँ पे जातिगत राजनीति होती है, लेकिन यादव सिर्फ भैंस ही चलाएगा, ये आपको क्यों ऐसा लगता है? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने गाना ठीक से देखा नहीं है, कहीं भी मैंने अखिलेश भैया को ये शब्द नहीं बोला है, और उस गाने में मैंने उस नेता को बोला है जो चट्टी चौराहे पे नेतागिरी करते हैं, और उनको लगता है कि मेरा राजनीति में आना बहुत गलत है। उनके सवाल का मैंने जवाब दिया था कि चचा, जो आप राजनीति करते हो वो राजनीति आपकी फेल हो जाएगी, और आपको अब फिर से ये कुर्ता पजामा झाड़ के जो चट्टी चौराहे पे पान खा के घूम रहे हो, ये घूमना बंद हो जाएगा, फिर से भैंस चलाना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहीं अखिलेश भैया का नाम नहीं लिया था, ठीक है। और रही बात, देखिए क्या है, अगर आप राजनीतिक सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको राजनीतिक जवाब देता हूं। जितनी भी ये पार्टियां हैं हिंदुस्तान में,
विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते तो हमें दिक्कत नहीं होती। इन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत नहीं है, इन्हें हिंदुत्व से दिक्कत है, इन्हें भगवा से दिक्कत है, इन्हें मंदिर से दिक्कत है, इन्हें कोरोना वैक्सीन से दिक्कत है, हर चीज से इनको दिक्कत है। मुझे लगता है इनको पूरे भारत से ही दिक्कत है। तो अब ये लोग लेकिन सुधर जाएंगे। अभी इमरान खान ने बोल दिया है कि वो वैक्सीन इंडिया लगवाएगा, तो वो जो बोलता है वही ये लोग बोलते हैं, अब ये लोग भी लगवाएंगे, चिंता मत कीजिए। भारत माता की जय। बिल्कुल भैया। यूपी में फिल्म सिटी बनने जा रही है। अभी हाल ही में इसके पहले कुछ बातें चल रही थी कि भोजपुरी के लिए भी फिल्म सिटी बनने की कुछ प्रस्तावित है, तो क्या उस पर कुछ काम हो रहा है कि सारा जो भी आपका भोजपुर है, यहाँ जो यूपी में फिल्म इंडस्ट्री है, इस पर आके आपने आजमाएंगे? देखिए भैया, मैं एक बहुत टेक्निकल बात बताता हूँ आपको। फिल्म बनाने के लिए किसी फिल्म सिटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो बाद की चीज होती है। वो फिल्म सिटी बनती रहेगी, जब बन के तैयार हो जाएगी, वहां जब हमको जाना होगा स्टूडियो में तो हम जाएंगे। सबसे पहले तो फिल्म शूट करने के लिए आपके गांव की, आपके सड़कों की, खेत खलिहान की आवश्यकता होती है, जो रियल लोकेशन उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ जितने खूबसूरत लोकेशन है उन पे फिल्में शूट होनी शुरू हो गई हैं। और जो फिल्में कम से कम 100 फिल्म बनती है भोजपुरी की एक साल में, और 100 फिल्मों में लगभग 100 से 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग राज्यों में होता था, जो अब आपके उत्तर प्रदेश में आ चुका है। तो ये जो फिल्में सारी यहीं बनने लगेगी, यहीं के कलाकार काम करेंगे, यहीं के टेक्नीशियन काम करेंगे, तो अपने आप यहाँ इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगी। सर आपसे सवाल है मेरा जी। अभी आपने कहा कि इंडिया में सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है भोजपुरी है। 24 करोड़ लोग फिल्म भी देखते हैं, और मालदीव और भी देशों का आपने नाम लिया। तो मैं साउथ की फिल्मों से थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तमिल तेलुगु या उनकी जब भी फिल्में आती हैं, लेकिन जब कलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाते हैं। जबकि आपने कहा कि सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले भोजपुरी लोग हैं, और